आज हम पढ़ेंगे उद्गम हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 पाठ नंबर 3 कवि का चुनाव। इस पाठ के लेखक हैं सुदर्शन जी, जिनका जन्म 1895 में पंजाब के सियालकोट नामक स्थान पर हुआ था और उनकी मृत्यु 1967 में मुंबई में हुई थी। इस पाठ में लेखक एक महाराज की कहानी सुनाते हैं जो अपने दरबार में एक कवि को रखना चाहते हैं। महाराज ने अपने नौजवान मंत्री से कहा कि हमें अपने दरबार में एक कवि की ज़रूरत है जो सचमुच ही कवि हो। दूसरे दिन नौजवान मंत्री ने नगर में घोषणा करवा दी और तीसरे दिन 1001 आदमी मंत्री के महल के नीचे खड़े हो गए जो कहते थे कि हम सब कवि हैं। मंत्री ने 21 दिनों में उन सब की कविताएं सुनी और देखा कि वे सच में बहुत ही सुंदर कविताएं लिखते थे। उनकी सारी कविताएं ही मन को मोह लेने वाली थी, मगर उनमें सबसे अच्छा कवि कौन है, नौजवान मंत्री इसका निर्णय न कर सका। उसने एक दिन सोचा, 2 दिन सोचा, 3 दिन सोचा। चौथे दिन उसने फूल की पंखुड़ियों के कागज पर सुनहरे रंग से 1001 कवियों के नाम लिखे और राजा के सामने पेश कर दिया। महाराज को यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि क्या ये सब कवि हैं। तो मंत्री ने कहा कि मैंने इन सभी की कविताएं सुनी और मैं यह निर्णय न ले सका कि इनमें से सबसे अच्छा कवि कौन है। फिर महाराज ने कहा कि लेकिन हमें तो केवल एक कवि की ही ज़रूरत है और ये 1001 हैं, मैं इनका चुनाव करूँगा। महाराज ने 1 घंटा विचार किया, 2 घंटे विचार किया, 3 घंटे विचार किया और चौथे घंटे आज्ञा दी कि इन सभी कवियों को जेल में कैद कर लो और इनसे कोल्हू चलवाओ और आज्ञा दो कि अब से जो भी आदमी कविता करेगा उसे हमारे शहर का सबसे बलवान आदमी कोड़े मार मार कर जान से मार डालेगा। मंत्री ने आज्ञा का पालन किया। अब वहाँ एक भी कवि न था, न कोई काव्य की चर्चा करता था। 6 महीने बाद महाराज 1001 कवियों के कैद खाने में गए और उन सब की तलाशी की आज्ञा दी और 1000 कवियों में से 101 ऐसे निकले जिन्होंने उस बंदी घरे या उस जेल में कड़ी यातनाओं के बाद भी रात को जाग जाग कर और पहरेदारों से छुप छुप कर कविता लिखी थी और यह नहीं सोचा कि अगर महाराज को उनके इस अपराध का पता लग गया तो उन्हें बहुत गुस्सा आएगा और इस राज्य का सबसे बलवान आदमी उन्हें कोड़े मार मार कर जान से मार डालेगा। महाराज ने अपने मंत्री से कहा कि ये 900 आदमी सच्चे कवि नहीं थे, सिर्फ नाम के भूखे थे। इनको 6 महीने की तनख्वाह देकर विदा कर दो और 101 आदमी किसी हद तक कवि हैं, इनको रहने के लिए हमारा मोर महल दे दो और देखो कि इन्हें वहाँ पर किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। इनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए दो और इन्हें अच्छा भोजन खाने के लिए दो। मंत्री ने ऐसा ही किया। अब ये सारे कवि अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छा भोजन खाते थे और दिन रात ऐशो आराम से रहते थे। 6 महीने बाद महाराज अपने मंत्री को साथ लेकर एक बार फिर
101 कवियों के मोर महल में गए और उन सबको अपने सामने बुलाकर बोले कि तुमने यह 6 महीनों में क्या कुछ कहा, मैं सुनना चाहता हूँ। अर्थात राजा इन 6 महीनों में उनके द्वारा लिखी गई कविताओं को सुनना चाहते थे। 101 आराम दासों में से सिर्फ एक ही ऐसा व्यक्ति था जिसने मोर महल में रहकर भी कविता लिखी। वह एकांत में बैठा रहता और अपनी ही कविताओं को पढ़ता और हमेशा खुश रहता था। जिस प्रकार जंगल में मोर अपने आप ही नाचता है और अपने आप ही खुश होता रहता है। तब महाराज ने अपने नौजवान मंत्री से कहा कि यह 100 आदमी भी कवि नहीं थे, सिर्फ आराम के भूखे थे। जब ये कैद में थे तब इनकी आंखें अपनी दुर्दशा पर रोती थी और उस वक्त इनका जीवन बाहरों से खाली था, इसलिए उन दिनों इन्हें अपना जीवन प्यारा नहीं था। उस समय इन्होंने कविता की और उसमें अपने भाग्य के दुखों और अंधेरों के बारे में लिखा। मगर जब वे दिन बीत गए और जब वे काली घड़ियां खत्म हो गई तब ये काव्य और कल्पना की कला भी भूल गए। ये दुख के दिनों के कवि हैं, सुख के समय के कलाकार नहीं। इनको यहाँ से बाहर निकाल दो। इसके बाद महाराज ने उस साधु स्वभाव वाले आदमी की तरफ इशारा करके कहा कि यह सच्चा कवि है, जिसके लिए दुख और सुख दोनों एक बराबर हैं। यह दुख की रात में भी कविता करता है, यह सुख के प्रभात में भी कविता करता है। यह मौत के काले रास्ते पर भी कविता करता है, यह जीवन की सुंदर घाटियों में भी कविता करता है। यह इसका स्वभाव है, यह इसका जीवन है। यह इसके बिना रह नहीं सकता, यही एक सच्चा कवि है। यह 1001 कंकड़ों में से हीरा है। हमने इसे आज से अपना दरबारी कवि नियत किया। हम इसे मुँह मांगी तनख्वाह देंगे। इसका काम केवल इतना है कि हमें हर रोज़ दरबार में आकर एक दोहा सुना कर जाए। कवि ने दरबार में जाकर महाराज को एक दिन दोहा सुनाया, दूसरे दिन दोहा सुनाया, तीसरे दिन दोहा सुनाया, चौथे दिन लिख भेजा कि मुझसे इस तरह की कविता नहीं हो सकती। मैं उद्गार का कवि हूँ, किसी की मर्जी का गुलाम नहीं। नौजवान मंत्री ने कहा कि यह आदमी कितना अभागा है। मगर महाराज ने कहा, नहीं, यह अभागा नहीं, यह कवि है। अगर आज तेरा पिता, मेरा पहला मंत्री, जिंदा होता तो साहित्य मंदिर के इस पुजारी के पांव पकड़ लेता। यह आज़ाद है, यह आज़ादी की कविता करता है। जो गुलाम होगा वह गुलामी की कविता करेगा। यह आदमी दरबार में आए या न आए, इसकी तनख्वाह हमेशा इसके घर पहुंचती रहे। ऐसे उच्च कोटि के कलाकार का भूखा रहना मेरे राज्य का सबसे बड़ा अपमान है। नौजवान मंत्री की आंखें खुल गई। इस तरह इस पाठ में लेखक ने बताया कि किस प्रकार महाराज परीक्षा लेकर एक सच्चे कवि को ढूंढ लेते हैं।